अच्छा सुन, वो पुणे से जो पार्टी आनी थी उनसे बात हो गई तेरी? ओह शिट। ओह शिट मतलब? अरे यार अतुल, अब ये मत कहना कि तू उनसे बात करना भूल गया। अरे हाँ भाई, मैं मिस कर गया यार। शिट शिट शिट। अबे यार, तुझे पता है ना कि वो मीटिंग कितनी जरूरी थी, ऐसे कैसे भूल गया तू? भाई माफ कर दे, पता नहीं कैसे माइंड से स्किप हो गया यार। चल छोड़, अब क्या कर सकते हैं। नहीं नहीं, मेरी गलती है, सच में बड़ी मिस्टेक हो गई। अबे तभी तो कहता हूं कि एक सेक्रेटरी रख ले जो तेरा सारा शेड्यूल तुझे याद दिलाती रहे। लगता है अब उसके बिना काम चलेगा भी नहीं। और सुन, रखियो तो भाई कोई मस्त सी लड़की रखियो, ताकि हम भी उसे देख के खुश होते रहे। चल ठरकी। अतुल और कुणाल बहुत अच्छे दोस्त थे। पहले स्कूल और फिर दोनों एक ही कॉलेज में साथ पढ़े थे। अतुल जितना शांत और समझदार था, कुणाल उतना ही चंचल और चुलबुला था। दोनों में खूब जमती थी। दोनों ने कॉलेज में ही तय कर लिया था कि वो किसी की नौकरी नहीं करेंगे, बल्कि अपना कारोबार खुद खड़ा करेंगे। इसीलिए कॉलेज पास करने के बाद ही दोनों ने पार्टनरशिप में एक कपड़ा मिल खोल ली। उनकी मेहनत रंग लाई और कारोबार चल पड़ा। लेकिन काम का लोड ज्यादा होने की वजह से अतुल को अब एक सेक्रेटरी की जरूरत थी, जिसके लिए उसने अखबार में ऐड निकाला। अखबार में छपा ऐड घर घर पहुंच गया, पूजा के घर भी, जो अपनी माँ सविता के साथ एक चौल में रहती थी। पिता के गुजर जाने के बाद उसकी माँ सविता ने बड़ी मुश्किलों से पूजा को पढ़ाया लिखाया था। पूजा बहुत मेहनती और होनहार थी और हर तरह से एक अच्छी नौकरी की हकदार थी। हालांकि उसके ये सारे गुण तब फीके पड़ जाते थे जब लोग उसके काले रंग को देखते थे। माँ, ये देखो, यहाँ एक सेक्रेटरी की जॉब के लिए वैकेंसी है। अरे वाह, तो तू ट्राई करना। हाँ माँ, सोच तो रही हूँ। अरे इसमें सोचना क्या है, कोशिश तो कर। माँ, इन्हें सेक्रेटरी चाहिए और आपको तो पता है ना कि ऐसी जॉब के लिए पढ़ाई लिखाई से ज्यादा सब लड़कियों की सुंदरता देखते हैं। पिछली बार क्या हुआ था आपको याद है ना? अरे हर आदमी एक जैसा नहीं होता। तू काली है तो क्या हुआ, तेरे अंदर कितनी खूबियां हैं ये तू खुद भी नहीं जानती। चल तैयार हो जा और जा इंटरव्यू देने, बाकी सब भगवान पर छोड़ दे। ठीक है माँ। पूजा तैयार होकर अतुल की फैक्ट्री में पहुंची। वहां पहुंचते ही उसके होश उड़ गए, क्योंकि वहां पहले से ही 7 से 8 लड़कियां अपना रिज्यूम लेकर बैठी हुई थीं, जो देखने में एक से बढ़कर एक थीं। पूजा समझ गई कि उसकी नौकरी तो लगने से रही, लेकिन फिर भी उसने अपनी माँ की बात को याद कर पूरे कॉन्फिडेंस से इंटरव्यू दिया। अतुल भी पूजा के स्किल्स और उसकी बातचीत से बहुत इंप्रेस हुआ और फिर उसने पूजा को ही नौकरी दे दी। लेकिन फिर अबे ये कौन थी बे? ऐसा लगा जैसे डामर में ना कराई हो। अरे तू भी ना यार। अरे वो मेरी नई सेक्रेटरी है, कल से ज्वाइन करेगी। अबे यार, पूरी दुनिया में तुझे इससे सुंदर लड़की नहीं मिली कोई है? चुप कर। मैंने उसका रंग देखकर नहीं बल्कि उसका टैलेंट देखकर उसे नौकरी दी है। पता है, उसका अकाउंट्स बहुत स्ट्रांग है। अतुल की बात सुनकर कुणाल को बहुत गुस्सा आया और वो बिना कुछ कहे वहां से चला गया। उधर जॉब मिलने की खुशी से पूजा फूली नहीं समा रही थी। माँ एक खुशखबरी देनी है। हाँ, मुझे भी तुझे कुछ बताना है। माँ, मेरी जॉब लग गई, कल से ज्वाइन करना है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। लगता है हमारे दुख भरे दिन अब दूर हो रहे हैं। पूजा, तेरी जॉब लग गई और वो किशन जी का बेटा। कौन, श्याम? हाँ वही, वो तुझसे शादी करने को तैयार हो गया। बस वो क्या माँ? उसे दहेज में कार चाहिए, पर तू चिंता मत कर, मैं सारी जमीन और जेवर बेच दूंगी, पर तेरी शादी अच्छे घर में हो जाएगी मेरी बेटी। मैंने तो उन्हें हाँ कर दी है। वो कह रहे थे कि अगले महीने वो सगाई के लिए आएंगे। तू खुश तो है ना बेटी? पूजा कुछ न बोल सकी। वो जानती थी कि उसकी शादी कितनी मुश्किल से हो रही थी। वो बस रोते हुए अपने कमरे में चली गई। अगले दिन से पूजा ने अतुल के यहाँ काम संभाल लिया। पूजा ने आते ही सबसे पहले अतुल का टाइम टेबल फिक्स किया।
सारी मीटिंग्स, डील्स पूजा सबका ख्याल रखती। अतुल उसके काम से बहुत खुश था। कुछ ही दिनों में पूजा अकाउंट्स भी संभालने लगी। अब तो अतुल अपने हर फैसले में पूजा से राय लेने लगा। सब ठीक चल रहा था। फिर एक दिन, सर मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या हुआ पूजा? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? सर आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मतलब? सर आपके बिजनेस पार्टनर कुणाल ने आपके साथ विश्वासघात किया है। क्या बोल रही हो पूजा? होश में तो हो? वो मेरा दोस्त है, भाई जैसा है मेरे लिए। मैं जानती हूँ सर, लेकिन आप नहीं जानते कि उसी भाई जैसे दोस्त ने इस फैक्ट्री के नाम पर रिश्ते ऑफ इंडिया बैंक से पूरे 50 करोड़ का लोन लिया है, जिससे उन्होंने एक नई कपड़ा फैक्ट्री खोल ली है। आपको तो उसके बारे में भनक भी नहीं लगी सर। और तो और आपकी फैक्ट्री से बहुत सारा कपड़ा रातों रात उस फैक्ट्री में जा रहा है, तभी आप नुकसान में जा रहे हैं सर। क्या बक रही हो? कुणाल कभी ऐसा नहीं कर सकता। मैं जानती थी कि आप मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे, इसीलिए मैंने उनके कंप्यूटर से उनकी छुपी हुई फैक्ट्री की सारी जानकारी निकाल ली है और वो सब इस पेन ड्राइव में है। आप खुद चेक कर लीजिए सर। अतुल हैरान और परेशान था। उसने जैसे ही पूजा के हाथ से पेन ड्राइव ली, तभी वहां कुणाल आ गया और उसके हाथ में पिस्टल थी। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ये लड़की एक दिन मेरा काम खराब करके ही रहेगी। कुणाल, इतना बड़ा धोखा! मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ओए, अपनी जगह पर खड़ा रहे। जरा भी होशियारी करने की कोशिश की तो गोली सीने के आर पार कर दूंगा, समझा? अब चुपचाप ये पेन ड्राइव मुझे दे दे। हरगिज नहीं, मैं ये पेन ड्राइव पुलिस को देने जा रहा हूं। जैसे ही अतुल ने कदम आगे बढ़ाया, कुणाल ने उसकी तरफ गोली चला दी, लेकिन तभी पूजा अतुल को बचाने के लिए बीच में आ गई और गोली उसके पेट पर जाकर लगी। गोली की आवाज सुनकर सारे मजदूर अतुल की केबिन की तरफ भागे। मजदूरों को आता देख कुणाल बिना पेन ड्राइव लिए ही वहां से भाग खड़ा हुआ। फिर अतुल फौरन पूजा को अस्पताल लेकर भागा। फिर कुछ घंटों बाद, मेरी बच्ची ठीक तो है ना डॉक्टर साहब? आप पेशेंट की कौन है? और ये कौन है? मैं उसकी माँ हूँ और ये उसके बॉस है अतुल जी, और ये किशन है, मेरा होने वाला दामाद। आप बताइए ना पूजा कैसी है? देखिए माताजी, हमने आपकी बेटी की जान तो बचा ली, लेकिन गोली ने उसके इंटरनल पार्ट्स को बुरी तरह से डैमेज कर दिया है, तो पूजा आप शायद कभी मां न बन पाए। इतना सुनते ही सविता के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। अतुल ने आगे बढ़कर उसे सहारा दिया, लेकिन तभी सविता पर एक और पहाड़ टूट पड़ा। देखिए आंटी जी, एक तो आपकी बेटी पहले ही इतनी काली है, वो तो हम लोग किसी तरह से सगाई के लिए मान गए, पर अब तो वो माँ भी नहीं बन सकती। सॉरी आंटी जी, अब मैं पूजा से जो है शादी नहीं कर सकता। पूजा की सगाई होने से पहले ही टूट गई थी। किशन की बात सुनकर अंदर लेटी पूजा भी फफक फफक कर रोने लगी। उधर अतुल एकदम शांत खड़ा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर कुछ सोचकर वो पूजा की तरफ बढ़ा। उसने फौरन अपनी उंगली से एक अंगूठी निकाली और पूजा का हाथ थामकर उसकी उंगली में पहना दी, और फिर उसके सिर को प्यार से सहलाते हुए बोला, आंटी जी, ये लीजिए, हो गई आपकी बेटी की सगाई। और पूजा, ये बिल्कुल मत सोचना कि मैं तुम पर कोई एहसान कर रहा हूं। यकीन मानो, तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में पाना मेरी सबसे बड़ी खुशकिस्मती होगी। अब अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो। पूजा के पास शब्द नहीं थे, लेकिन उसकी आंखों ने उसकी हामी और उसके दिल का हाल अतुल को बता दिया था। और पीछे खड़ी सविता को भी यकीन नहीं था कि उसकी काली बेटी की किस्मत अब काली नहीं रही, क्योंकि उसकी सगाई अतुल जैसे समझदार लड़के से जो हो गई थी। आरती को बचपन से कुछ भी नहीं मिला। उसे ना ही किसी का प्यार मिला और ना ही कोई खिलौने, क्योंकि वो काली थी। दूसरी तरफ आरती की सौतेली बहन पायल को सब कुछ मिला। वो गोरी थी और उसके माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे। इसलिए आज जब दोनों बहनों की शादी है, तब पायल को 1 लाख का लहंगा मिला और आरती को कुछ मिला ही नहीं। आरती बस बैठकर ये सोचने लगी कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, शादी का लहंगा नहीं है, क्या पहनकर मंडप में जाऊंगी मैं। आरती के पास लहंगा तो दूर, एक अच्छी साड़ी तक नहीं थी।
बचपन से उसके साथ यही होता आया है। आरती की माँ आरती को जन्म देते हुए ही मर गई थी। आरती काली पैदा हुई थी, ये देखकर उसके पिता ने कहा था, अरे ये तो कोयले से भी काली है, ये कैसी बेटी पैदा करी है इसने। हरिहर को आरती पसंद नहीं आई। उसे काली बेटी नहीं चाहिए थी, इसीलिए एक हफ्ते के अंदर उसने फिर से शादी कर ली। आरती की सौतेली माँ का नाम रत्ना था और रत्ना ने 1 साल के अंदर एक गोरी बेटी को जन्म दिया। हरिहर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अरे ये हुई ना बात, बेटी हो तो गोरी हो, काली तो कुतिया भी होती है। हरिहर ने उसका नाम पायल रखा और पायल को माँ बाप दोनों का प्यार मिलने लगा। आरती को मिला तो सिर्फ और सिर्फ घृणा। उसकी सौतेली माँ उससे कहती थी, तेरा मुंह देखकर मेरी भूख मर जाती है, खाने के समय मेरे सामने मत आया कर। रत्ना, हरिहर और पायल एक साथ एक परिवार की तरह इकट्ठे बैठकर खाते थे, लेकिन आरती को वहां जगह नहीं मिलती थी। उसे रसोई में बैठकर खाना पड़ता था, वो भी सूखे चावल। खाना खाते हुए आरती हर रोज रोते हुए अपनी माँ को याद करती थी। माँ, आप मुझे अपने साथ लेकर क्यों नहीं गई? माँ, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। भगवान मुझे ऊपर बुला लीजिए, मुझे अपनी माँ के पास जाना है। एक तो सौतेली, ऊपर से काली। ऐसी लड़कियों के नसीब में सिर्फ और सिर्फ दुख, दर्द और पीड़ा ही लिखा हुआ है। ये बात आरती बहुत पहले समझ गई थी। ऐसे ही वो बड़ी होने लगी। पायल को प्यार मिलता रहा और उस वजह से वो घमंडी बन गई और वो दोनों जवान हो गए। दोनों की शादी की उम्र हो गई। घर में पायल की शादी की बात चलने लगी। बेटी, अब तेरी शादी की उम्र हो गई है ना, तुझे शादी करनी होगी, उसके बाद तेरे बच्चे होंगे। माँ, आप भी ना। हमारी बेटी शर्मा गई। वहां आरती आई और बोली, हाँ बहन, तू बहुत खूबसूरत लगेगी। आरती को देखकर पायल गुस्सा हो गई। आ गई तू? हमारी एक पल की खुशी तुझसे देखी नहीं जाती है क्या? अपनी गंदी शक्ल लेकर चली आई यहां। लेकिन बहन, मैंने ऐसा क्या बोल दिया? पहली बात तो मुझे बहन कहना बंद कर। मैं तेरी बहन नहीं हूं, तू इस घर की नौकरानी है। मैं कोई नौकरानी की बहन नहीं हूं। जा भाग यहां से, जाकर खाना बना। अरे, खाने से याद आया, कल पायल को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। आरती, उनके लिए बहुत सारा खाना बनाना, समझ गई? जी पिताजी। आरती वहां से चली गई। अगले दिन पायल को देखने के लिए लड़के वाले आए। लड़के का नाम आलोक था। आलोक अपनी माँ के साथ आया था। साथ में उनका नौकर रघु भी आया था। आते ही आलोक की माँ जानकी ने हंसते हुए कहा, हरिहर जी, हम एक नौकर को लाए हैं हमारे साथ। आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? वो बात ऐसी है कि हम उसके बिना कहीं जा नहीं सकते। नहीं नहीं, कोई बात नहीं जी। आइए आइए, अंदर आइए। रघु के साथ जानकी और आलोक अंदर आए। रघु भी बचपन से उन लोगों के साथ ही है। जानकी और आलोक सोफे पर बैठ गए और रत्ना पायल को लेकर हाजिर हो गई। वाह, पायल तो दिखने में बहुत अच्छी है। अरे वाह बेटा, एक नजर में पसंद भी कर लिया। वो लोग बैठकर गप्पे शप्पे लड़ाने लगे और तभी आरती खाना लेकर आ गई। ये लीजिए, आप लोगों के लिए खाना लाई हूं, खा लीजिए नहीं तो ठंडा हो जाएगा। हरिहर जी, ये कौन है? ये हमारे घर की नौकरानी है। अच्छा, पायल बेटी, तुम्हें खाना बनाना आता है ना? पायल को खाना बनाना नहीं आता था, इसीलिए वो चुप रही। जानकी और आलोक ने आरती का बनाया हुआ खाना खाया और उन लोगों को बहुत अच्छा लगा। वाह वाह, खाना तो बड़ा स्वादिष्ट है। लेकिन हरिहर जी, ये तो आपकी नौकरानी ने बनाया है, लेकिन मुझे आपकी बेटी के हाथ का कुछ खाना है। वो असल में मेरी बेटी को खाना बनाना नहीं आता है। तो फिर ये शादी नहीं हो सकती। शादी के बाद हम खाएंगे क्या? तभी हरिहर के दिमाग में एक आइडिया आया। क्यों ना रघु के साथ आरती की शादी कर दी जाए। आरती भी आपके ही घर में चली जाएगी और हर रोज खाना बनाकर खिलाएगी।
सभी शादी के लिए मान गए। आरती और रघु से किसी ने एक बार भी नहीं पूछा। हरिहर ने एक तीर से दो निशाने मार दिए। दहेज के बिना आरती की शादी नहीं होने वाली थी, लेकिन अब आरती को विदा करने के लिए हरिहर को एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शादी का दिन नजदीक आने लगा और पायल ने 1 लाख का लहंगा खरीद लिया। आरती ने कहा, पिताजी मेरे लिए लहंगा नहीं खरीदा आप लोगों ने? तू लहंगा पहनकर क्या करेगी? नौकरानी को लहंगा पहनना है, हाँ? सभी ने हंसते हुए आरती की बात को टाल दिया, लेकिन आरती को पता था कि शादी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार होती है। मुझे भी लहंगा चाहिए, 1000 का लहंगा हो तो भी चलेगा। तेरे लिए 1 रुपया भी खर्च नहीं करूंगा मैं। पता नहीं कहां से आ गई तू। तुझे तो अफ्रीका के जंगलों में होना चाहिए था। और ऐसे ही शादी का दिन आ गया। पायल लहंगा पहनकर तैयार होने लगी, लेकिन आरती के पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं था। वो अपनी माँ की फोटो के सामने खड़ी होकर रोने लगी। माँ, क्या ऐसे शादी होगी मेरी? न लहंगा न अच्छे कपड़े, यहाँ क्यों रख के गई मुझे माँ? उत्तर दो माँ, उत्तर दो। तभी अचानक से आरती को उसकी माँ की आवाज सुनाई दी, जैसे कि आकाशवाणी हो रही हो। बेटी, मैं तेरी माँ हूं। तेरे बारे में तो मुझे सोचना ही पड़ेगा। बिस्तर के नीचे एक ट्रंक है, उसके अंदर मेरी शादी का लहंगा है, उसे निकालकर पहन ले। माँ, माँ कहाँ हो आप? तेरे दिल में हूं बेटी, अब जल्दी से लहंगा पहन ले। आरती ने बिस्तर के नीचे से ट्रंक निकाला और उसमें से लहंगा निकालकर पहन लिया, और पहनते ही एक चमत्कार हो गया। आरती काली से गोरी हो गई। वो इतनी सुंदर हो गई कि खुद को आईने में देखकर उसके खुद के होश उड़ गए। क्या मैं इतनी सुंदर हूं? लेकिन कैसे? ये माँ का प्यार है बेटी। अब जा, शादी के मंडप में जा। शादी के मंडप में आलोक खड़ा हुआ था, पास में ही रघु भी खड़ा हुआ था। पायल मंडप में पहुंची और उसके बाद आरती वहां पहुंच गई। आरती को देखकर सबके होश उड़ गए। क्या आरती गोरी कैसे हो गई? क्या ये नौकरानी इतनी सुंदर कैसे हो गई? ये तो पायल से भी सुंदर हो गई है। आरती ने रघु का हाथ पकड़ा और अचानक से रघु भी लंबा और गोरे मर्द में बदल गया। उसने कहा, मालिक, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, लेकिन मैं अब से आपके घर में काम नहीं कर सकता। रघु और आरती वहां से भाग गए। उन दोनों ने कहीं और जाकर मंदिर में शादी कर ली। यहाँ जानकी और आलोक को जब पता चला कि आरती हरिहर की नौकरानी नहीं बेटी है, तब उन्होंने शादी से इनकार कर दिया। पायल अंदर से टूट गई। अपनी माँ के आशीर्वाद से आरती ने रघु के साथ बहुत दूर जाकर घर बसाया और वो दोनों लहंगा बनाकर बेचने लगे। इस तरह वो दोनों एक खुशहाल जिंदगी बिताने लगे और यहाँ पायल से किसी ने शादी नहीं की। वो 1 लाख का लहंगा लेकर पूरा जीवन कुंवारी ही रह गई।